औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे और मज़े में होंगे। वेलकम करता हूँ वाइट्स एकेडमी के एक और बेहतरीन लेक्चर के साथ। तो अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा। आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ फ्राम एसिड बेस चैप्टर और वाटर आयनाइजेशन कांस्टेंट, आयनाइजेशन इक्वेशन ऑफ वाटर, या हम कहते हैं वाटर का ऑटो आयनाइजेशन या आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। तो ये मतलब ये है कि कई तरह से इस पर क्वेश्चन आ सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे ये भी लिख सकता हूँ कि ये मेरे पास क्या है, ऑटो आयनाइजेशन ऑफ वाटर। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ कि वाटर ऑटो आयनाइजेशन, क्योंकि ये बेसिकली ऑटो आयनाइजेशन यहाँ पे होती है। ठीक है, वाटर के मॉलिक्यूल्स की ऑटो आयनाइजेशन है, जो कि ऑटोमेटिकली स्पॉन्टेनियसली एक आयनाइजेशन का प्रोसेस होता है। दूसरा यह है कि वाटर आयनाइजेशन कांस्टेंट KW या आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर, ये भी बेसिकली KW ही है। या हम कह सकते हैं कि आयनाइजेशन इक्वेशन ऑफ वाटर, यहाँ पे आयोनाइजेशन इक्वेशन ऑफ वाटर। तो ये मतलब इस पे इस तरह के कई जो है ना वो क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो अगर पेपर में से इस पे कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो फिर आपका इस पे कंसेप्ट क्लियर हो कि इसमें डिमांड क्या किया जा रहा है आपसे। ठीक है, और KW हम मालूम क्यों करते हैं, दैट इज द बेसिक क्वेश्चन। इसके जो है ना वो जरूरत क्यों पड़ती है। तो देखिए, इसके जरिए हम किसी भी सोल्यूशन को ये मतलब मैयर कर सकते हैं कि एसिडिक है, बेसिक है या न्यूट्रल है। तो यहाँ पे मैं आपको सबसे पहले जो प्रॉपर्टी है वो ये है कि यहाँ पे हम एक बात करते हैं कि वाटर, ठीक है, इज अ यूनिक सॉल्वेंट, इज अ यूनिक सॉल्वेंट। अब ये यूनिक सॉल्वेंट क्यों है? सपोज ये हमारे पास एक बीकर है और इस बीकर में ये हमारे पास यहाँ पे वाटर मौजूद है। क्या है? ये वाटर हमारे पास मौजूद है, H2O। ठीक है, जो कि पोजीशन इसकी इस तरह होती है, हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्सिल आयन, इन दो आयन्स में इसकी डिस्ट्रीब्यूशन हुई होती है। ठीक है, अब यहां पे इसके यूनिक जो कैरेक्टर है वो इसलिए है कि ये वाटर एक्ट करता है एज अ एसिड और यही वाटर एक्ट करता है एज अ बेस। मतलब यह है कि ये दोनों प्रॉपर्टीज इसको यूनिक सॉल्वेंट बनाती है। क्या करती है? यूनिक सॉल्वेंट बनाती है कि ये एज अ एसिड भी काम करता है और ये एज अ बेस भी काम करता है। जब इसकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी हुई, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी का जो प्रोसेस हुआ, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, ये जो इसका जो है ना वो एक्सपेरिमेंट किया गया, तो उस एक्सपेरिमेंट से एक नतीजा इन्होंने अहस किया कि ये बहुत ही मतलब हमारे पास वीक इलेक्ट्रोलाइट है। क्या है? वीक इलेक्ट्रोलाइट है, मतलब इसकी डिसोल्यूशन नहीं हो रही, ये एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है। अब ये वीक इलेक्ट्रोलाइट की वजह से ये जो हम कहते हैं कि एक्सट्रीमली वीक इलेक्ट्रोलाइट है, मैंने वीक इलेक्ट्रोलाइट आप कहते हैं कि एक्सट्रीमली या वेरी मच वीक इलेक्ट्रोलाइट है। तो इस वजह से इसकी जो सेल्फ आयनाइजेशन होती है वाटर की, बिकॉज ऑफ दिस, अब क्या होता है, जो सेल्फ आयोनाइजेशन है, सेल्फ आयोनाइजेशन है, एक तो हम ये है कि कोई प्रोसेस के थ्रू आयोनाइजेशन करते हैं, किसी प्रोसेस के थ्रू हम किसी भी सॉल्वेंट को उसके आयंस में डिस्ट्रीब्यूशन उसकी करते हैं, जिसको हम आयोनाइजेशन का प्रोसेस कहते हैं। ठीक है, कंडक्टिविटी के थ्रू करते हैं, करंट के थ्रू करते हैं, या कोई और प्रोसेस अप्लाई करते हैं। लेकिन यहाँ पे इनकी सेल्फ आयोनाइजेशन जो होती है, तो सेल्फ आयोनाइजेशन में ये बहुत ही कम आयनाइजेशन इसकी होती है। यहाँ पे अगर हम कहें कि सेल्फ आयनाइजेशन इसकी क्या है, ये एक्सट्रीमली लो है, एक्सट्रीमली लो है इसकी सेल्फ आयनाइजेशन। अब कितनी लो है? तो अगर मैं आपसे कहूं कि 20,000 मॉलिक्यूल अगर हम ले लें ना, 20,000 मॉलिक्यूल्स, तो इसमें से वाटर की 2 और 3 मॉलिक्यूल्स इसकी आयनाइजेशन होती है। मतलब यह है कि आउट ऑफ द 20,000 मॉलिक्यूल कहीं जाके 2-3 मॉलिक्यूल की आयनाइजेशन होती है। ठीक है, तो इतनी इसकी आयनाइजेशन कम है कि आउट ऑफ द 20,000 जस्ट 2 और 3 मॉलिक्यूल्स की आयनाइजेशन होती है।
और फिर उस आयनाइजेशन के बाद ये क्या करता है, तो वाटर इस तरह जो है ना वो इसकी डिवीजन हो जाती है H और OH में, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, वाटर की आयनाइजेशन है। अब सेल्फ आयनाइजेशन में हमें 2 मॉलिक्यूल्स रिक्वायर्ड होंगे, H2 प्लस H2, तो ये जाके देगा H3O पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव, ये हमें देगा। तो ये हम कहते हैं कि ये हमारे पास क्या है, अब ये हमारे पास ये जो सेल्फ आयनाइजेशन वाला प्रोसेस है ये हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे सिर्फ 2-4 बातें, अभी मैथमेटिकल फॉर्म पे हम आएंगे, लेकिन मेरे कहने का मतलब ये है कि ये हमारे पास एक यूनिक सॉल्वेंट है। क्या है, यस, वाटर हमारे पास यूनिक सॉल्वेंट है। अब इसको हम यूनिक सॉल्वेंट क्यों कहते हैं, इसको हम यूनिक सॉल्वेंट इसलिए कहते हैं कि इसकी सेल्फ आयनाइजेशन होती है, ऑटो आयनाइजेशन होती है। दूसरा ये है कि वाटर एक्ट करता है एज अ एसिड भी और एज अ बेस पे, ये डिपेंड करता है सिचुएशन पे, डिपेंड करता है जो इसके साथ स्पीशीज अटैच हो जाते हैं, तो ये एज अ एसिड और एज अ बेस काम करता है। अब इसमें सेल्फ आयनाइजेशन या ऑटो आयनाइजेशन का प्रोसेस तो मौजूद है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा कम है, एक्सट्रीमली लो है, क्योंकि ये बहुत ही वीक इलेक्ट्रोलाइट है, तो उसकी वजह से इसकी जो आयनाइजेशन है वो बहुत ज़्यादा कम है। अच्छा, इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए आप इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 12 वाइट चैक अकेडमी पे देख लें, तो वहाँ पे पूरी डिटेल में हमने इसको एक्सप्लेन किया हुआ है। तो बहुत ही ज़्यादा जो है ना इसकी ये कम है, मतलब ये है कि अगर आप रफली एक एस्टिमेट लगा लें तो कहीं जाके 20,000 मॉलिक्यूल में 2-3-4 मॉलिक्यूल में इसकी आयनाइजेशन होती है, तो बहुत ज़्यादा कम है। और ऑटो आयनाइजेशन का प्रोसेस इसका कुछ इस तरह होता है। तो इस रिएक्शन को लेके हमने आगे मैथमेटिकल फॉर्म करना है। अब इसको देख ले, इसमें से क्वेश्चन भी उठा सकते हैं आप और इसका स्क्रीनशॉट भी ले, ताकि नेक्स्ट में मैं आपको फिर वो मैथमेटिकल फॉर्म इसका करवाऊं। अच्छा गाइस, अब हमने क्या करना है, हमने इस इक्वेशन को उठा लेना है। अब इस इक्वेशन में देखें तो इसमें मैं कह दूंगा कि ये मेरे पास एसिड 1 है और ये मेरे पास बेस 1 है, ठीक है। अब यहाँ पे ये मेरे पास एसिड 2 है और ये मेरे पास बेस 2 है। मतलब ये है कि एक मॉलिक्यूल एज अ एसिड आ रहा है और दूसरा मॉलिक्यूल एज अ बेस आ रहा है। अब ये मेरे पास हाइड्रोनियम आयन है और ये मेरे पास हाइड्रोक्सिल आयन है। तो इसका तो सिंपल मैं केमिकल इक्विलिब्रियम के थ्रू जो हम केसी केमिकल इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को यहाँ पे इस्तेमाल करते हैं, तो केसी के थ्रू मैं फर्दर इक्वेशन कर सकता हूँ। तो इसका जो है ना वो फिर केसी हमारे पास होगा कि केसी दैट इज इक्वल टू H3O मोलर कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयन multiply with the molar concentration of hydroxyl ion divided by water molar concentration of H2O। ये 2 मॉलिक्यूल्स थे, तो मैंने 2 मॉलिक्यूल्स यहाँ पे लिख दिए। अब Kc तो आपको पता है कि इसकी जो कॉन्सेंट्रेशन होती है वो कांस्टेंट होती है। कैसे कांस्टेंट होती है, अगर हम सपोज 1 मोलर सोल्यूशन, मतलब ये है कि वो लेना चाहें, तो उसमें अगर हम सल्यूट ऐड करते हैं 1 dm³ सॉल्वेंट में, ठीक है, तो आप बिफोर द जब आपने सल्यूट ऐड किया है तो भी कंसंट्रेशन को वाटर की देख ले और उसके बाद भी, तो वाटर के ऊपर कोई खास फर्क नहीं पड़ता। तो इसलिए हम H2O को कांस्टेंट ले लेते हैं यहाँ पे। तो H2O इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हमारे पास जो Kc है वो बराबर हो जाएगा H2O स्क्वायर, ठीक है, सॉरी ये स्क्वायर इसका आ जाएगा यहाँ पे, एंड दैट इज इक्वल टू हाइड्रोनियम आयन एंड हाइड्रोक्सिल आयन, ठीक है। अब ये दोनों मल्टीप्लाई होके हमें देंगे KW और ये बराबर हो जाएगा हाइड्रोनियम। मतलब ये कि जो हमारा राइट हैंड साइड है उसको हम नहीं छेड़ेंगे, लेफ्ट हैंड साइड पे हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे। अब ये हमारे पास वाटर आयोनाइजेशन कांस्टेंट है। क्या है, वाटर आयोनाइजेशन कांस्टेंट है, या हम कहते हैं कि आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर है, ठीक है, या केमिकल इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर वाटर है। तो ये हम मतलब ये है कि इसी चीज को हम KW को मालूम करते हैं, लेकिन बात यहाँ पे खत्म नहीं हो सकती। यहां से इस KW को हम इस तरह भी लिख सकते हैं कि KW दैट इज इक्वल टू हाइड्रोजन आयन मल्टीप्लाई विद हाइड्रोक्सिल आयन। मतलब यह है कि मोलर कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन मल्टीप्लाई विद द मोलर कंसंट्रेशन ऑफ द हाइड्रोक्सिल आयन। तो अब यहाँ पे हमारे पास ये जो सारा कुछ हो रहा है ये एट अ पार्टिकुलर टेम्परेचर हो रहा है। क्या हो रहा है, एट अ पार्टिकुलर टेम्परेचर। ये मैं आगे टेम्परेचर का
रोल इसमें बताता हूं कि एट अ पार्टिकुलर ये टेम्परेचर पे सारा कुछ हो रहा है। अब हम कहते हैं कि हमारे पास इसकी जो वैल्यू है वो कितनी आती है, तो वो KW दैट इज इक्वल टू H पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव दैट इज इक्वल टू 1.0 इंटू 10 रेज द पावर -14 825 डिग्री सेंटीग्रेड। क्योंकि अगर 25 से ऊपर नीचे होगा तो फिर ये वैल्यू इस तरह नहीं आएगी। अब ये वैल्यू कैसे आई है, तो यहां पे आप थोड़ा सा फिर इस इक्वेशन पे आ जाए, इस स्टेप को हम यहां पे कर लेते हैं। हम कहते हैं कि KC और ये हमारे पास बराबर होता है किसके, H3O पॉजिटिव इंटू OH नेगेटिव डिवाइडेड बाई H2O होल स्क्वायर। यहां पे अगर हम वाटर का जो है ना वो मोलर कंसंट्रेशन मालूम करना चाहें, ठीक है, तो हम कहते हैं कि 18 ग्राम इसके हमने इस्तेमाल किए हैं, कितने, 100 ग्राम ऑफ द सॉल्वेंट में 1 मोलर सोल्यूशन हम इसका बना रहे हैं। तो 18 ग्राम अगर हम 100 पे जो है ना वो 1000 पे सॉरी इसको मालूम करना चाहेंगे, तो देखिए यहां पे हम कहते हैं कि हमने ये हमारे पास 1000 ग्राम है, इसमें हमने 18 ग्राम 1 मोलर सोल्यूशन मालूम करना चाहेंगे, तो इससे आएगा हमारे पास क्या, कैलकुलेट कर लें कि 1000 डिवाइडेड बाई 18, इससे आता है 55.5, ठीक है। अब ये वाटर की जो वैल्यू है इसको हम यहां पे लगाएंगे, तो हम कहेंगे कि हमारे पास इस इक्वेशन को हम थोड़ा सा रीअरेंज कर लेते हैं कि KC इज इक्वल टू या KC मल्टीप्लाई विद H2O इज इक्वल टू H प्लस OH नेगेटिव। तो KC इंटू 55.5 इज इक्वल टू H प्लस OH नेगेटिव। तो ये हमारे पास अब फर्दर इसका आप जो है ना वो कैसे निकालेंगे, हाँ थोड़ा सा दिमाग पे अब आप जोर डाल लें, कैसे निकालोगे, तो इसका ये है कि KC, तो KC की वैल्यू कितनी थी, KC की वैल्यू हमारे पास है यहां पे जो ओरिजिनल इस इक्वेशन में आ रही है वो चेंज है, वो क्या है हमारे पास KC की वैल्यू, तो यहां पे जो KC की वैल्यू हमारे पास आ रही थी इस इक्वेशन में वो है इज इक्वल टू, हाँ कितनी आ रही है 1 पॉइंट, यस बोलें, नहीं दिमाग में आ रहा, 1.8 इंटू 10 रेज द पावर 1.8 इंटू 10 रेज द पावर -16, ये वैल्यू आ रही है KC की, ये इसकी वैल्यू आ रही है। तो अगर यहां पे मैं लिख लूं कि 1.8 इंटू 10 रेज द पावर -16 मल्टीप्लाई विथ 55.5 इज इक्वल टू H प्लस OH नेगेटिव, तो ये हो जाएगा 1 इंटू 10 रेज द पावर -14 इज इक्वल टू H प्लस OH नेगेटिव। अब देखें सिंपली हमने यहां पे स्टार्ट पे एक इक्वेशन लिखा, ठीक है, KC निकाला, लेकिन KC के साथ अब ये वैल्यू यहां पे लिख ले, मैंने तो समझाने के लिए इसको बाद में लिखा था कि आपका दिमाग उस तरफ चला जाए। आप इसकी वैल्यू लिख के फिर आपने ये कैलकुलेशन की, ये तो आसान है, यहां पे आपने ये सारा कुछ निकाला है, इसमें सच कोई मसला नहीं है। अब ये जो वैल्यू आ रही थी ये वैल्यू कैसे आ रही है, मैं इसको जो है ना वो कैलकुलेट करना चाह रहा था, आल दो आपको बहुत सारे बुक्स में ये नहीं मिलेगी, लेकिन मैं कैलकुलेट करना चाह रहा था कि ये आ कैसे रही है। फिर मैंने 1 मोलर वाटर मॉलिक्यूल की इसकी मैंने जो है ना वो वैल्यू निकाली है, तो ये जब KC के इस वैल्यू के साथ मैं 55.5 का जो है ना ये मल्टीप्लाई करूंगा, तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा 1 इंटू 10 रेज़ द पावर -14 दैट इज इक्वल टू H पॉजिटिव OH नेगेटिव, और मैं यहां पे कह सकता हूं कि दैट इज इक्वल टू KW। इसी इक्वेशन पे अब हम आगे थोड़ा सा काम करते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। अच्छा गाइस, अब देखिए हम अपना मेन इक्वेशन लिख लेते हैं। तो मेन इक्वेशन हमारा है कि KW जो हमने एंड में छोड़ा था, मोलर कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन, मोलर कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्सिल आयन, एंड दैट इज इक्वल टू 1 इंटू 10 रेज़ द पावर -14 825 डिग्री सेंटीग्रेड। अब मैंने टेम्परेचर 25 डिग्री सेंटीग्रेड लिखा है। अब आपको पता है कि अगर मैं टेम्परेचर को चेंज कर लूं तो ये 2.5 इंटू 10 रेज़ द पावर -14 है 837 डिग्री सेंटीग्रेड, जो कि एक बॉडी टेम्परेचर है। क्या है? बॉडी टेम्परेचर है। तो इस पे देखिए ये वैल्यू अब चेंज हो गई है, 1 से जो है ना ये 2.5 पे आ गई है। तो टेम्परेचर के साथ ये वेरिएबल है, जिस तरह KC टेम्परेचर के साथ वेरी करता है ना, यस इसी तरह ये भी वेरी कर रहा है। अब यहां पे फर्दर अच्छा और एग्जांपल चाहिए, चलो मैं और देता हूं। अब यहां पे लिख ले कि एक टेबल हम बना लेते हैं,
टेबल क्या है कि वेरियस KW एट डिफरेंट टेम्परेचर। ठीक है, तो यहां पे हम लिख लेंगे कि टेम्परेचर और यहां पे हम लिख लेंगे KW वैल्यू। अब मेरे पास डिफरेंट टेम्परेचर है। फॉर एग्जांपल मैं 0 से स्टार्ट करता हूं, तो 0 यहां पे ये डिग्री सेंटीग्रेड में होगा। उस पे है कि 0.11 इंटू 10 रेज द पावर माइनस 14, 0.11 इंटू 10 रेज द पावर माइनस 14। 10 पे ये मेरे पास कितना है, तो 10 पे ये है कि 0.30 इंटू 10 रेज द पावर माइनस 14। ठीक है, 25 पे कितना है, 25 पे ये मेरे पास है कितना है, यस 1.0, ये तो हमने पढ़ लिया है, माइनस 14। तो फिर मेरे पास 35, 40 पे कितना है, 40 पे मेरे पास है 3.0 इंटू 10 रेज द पावर माइनस 14। काफी है इतनी सारी वैल्यूज। अच्छा 100 पे भी बता दो, 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे है ये 7.5 इंटू 10 रेज द पावर माइनस 14। तो ये डिफरेंट टेम्परेचर पे आप देखें तो टेम्परेचर के साथ ये वेरी कर रही है। जब आप टेम्परेचर इंक्रीज करें तो ये वैल्यू आपके साथ जो है ना वो इंक्रीज हो रही है। 100 पे 7.5 है और 0 पे 0.11 है, तो यहीं से आप फिर इसका अंदाजा लगा सकते हैं। अच्छा, अब हम जो मेन एरिया में जिसके लिए हम ये सारा कुछ कर रहे थे, कंक्लूजन, वो क्या है, मतलब यह है कि इसके जरिए हम कर क्या सकते हैं, कौन सी इंफॉर्मेशन हम ले सकते हैं इसके जरिए। देखें, मुख्तलिफ केसेस हम डिस्कस करते हैं। फॉर एग्जाम्पल केस नंबर 1, केस 1 में हम कहते हैं कि अगर हमारे पास किसी भी कंडीशन में कोई भी एक सोल्यूशन है और हमारे पास H बराबर है OH का इन इक्वल सोल्यूशन, तो सोल्यूशन क्या होगा, सोल्यूशन होगा न्यूट्रल। क्या होगा, न्यूट्रल, क्योंकि H और OH बराबर है। तो इट मीन कि अगर हम इस इक्वेशन को स्प्लिट कर ले, कैसे स्प्लिट कर लें, तो हम कहते हैं कि हमारे पास KW बराबर होता है H पॉजिटिव OH नेगेटिव इज इक्वल टू 1 10 रेज द पावर माइनस 14। इट मीन कि KW ये बराबर है H पॉजिटिव। ठीक है, तो H पॉजिटिव, सॉरी यहां पे मैं इसकी वैल्यू लिख देता हूं, क्या कर देता हूं, वैल्यू लिख देता हूं। मैं कहता हूं कि H पॉजिटिव की वैल्यू कितनी है, तो ये है 10 रेज द पावर माइनस 7। तो OH की कितनी है, तो ये भी है मेरे पास 10 रेज द पावर माइनस 7। तो इट मीन कि H प्लस इज इक्वल टू OH नेगेटिव इज इक्वल टू 10 रेज द पावर माइनस 7। तो यहीं से मैं लिख सकता हूं कि KW इज इक्वल टू H प्लस OH नेगेटिव इज इक्वल टू 10 रेज द पावर माइनस 7 मल्टीप्लाई विद 10 रेज द पावर माइनस 7 इज इक्वल 10 रेज द पावर माइनस 14। ये मैं लिख सकता हूं 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे, एग्जैक्टली लिख सकता हूं। तो यहां पे केस 1 में मैं कहता हूं कि अगर H प्लस कंसंट्रेशन इक्वल है OH नेगेटिव, इट मीन 10 रेज द पावर माइनस 7। तो जब दोनों 10 रेज द पावर माइनस 7 है, एक भी 10 रेज द पावर माइनस 7 है, दूसरा भी 10 रेज द पावर माइनस 7 है, तो ये 10 रेज द पावर माइनस 14 है। तो अगर किसी सोल्यूशन की वैल्यू 10 रेज द पावर माइनस 14 है KW की, तो सोल्यूशन मेरे पास क्या होगा, यस वो सोल्यूशन मेरे पास होगा न्यूट्रल। वो सोल्यूशन मेरे पास क्या होगा, न्यूट्रल। तो यहां तक आपको समझ आ गया कि मेरे कहने का मतलब क्या है। ये कि अगर मेरे पास ये वैल्यूज इक्वल आ रही है, H और OH की वैल्यू इक्वल आ रही है, तो लिहाजा मेरे पास सोल्यूशन न्यूट्रल होगा। अब किसी एक की वैल्यू हाई होती है, दूसरे की कम होती है, तो फिर सोल्यूशन एसिडिक और बेसिक पे जाएगा। अब कैसे जाएगा, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। देखिए गाइस, केस 2 को हम यहां पे लिख लेते हैं। तो केस 2 को मतलब यह है, पढ़ने के बाद आपको ज्यादा आइडिया हो जाएगा। अब हम सपोज करते हैं कि हमारे पास यहां पे एक बीकर है और इसमें एक सोल्यूशन पड़ा हुआ था। हमने फ्यू ड्रॉप्स एसिड के डाल दिए। जब एसिड के फ्यू ड्रॉप्स डालेंगे तो हम कह सकते हैं कि KW H प्लस OH नेगेटिव के बराबर है। तो H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा हो जाएगी किससे,
OH नेगेटिव से, तो H प्लस क्या शो कर रहा है? इट मीन कि मेरे पास जो सोल्यूशन है ये होगा एसिडिक। क्या होगा? एसिडिक। अब इन केस मैंने फ्यू ड्रॉप्स जो है ना वो बेस के ऐड कर दिए। किस चीज के? बेस के ऐड कर दिए। तो इन दैट केस नंबर 3, इसको मैं कहूंगा केस नंबर 3। आप इस तरह लिख लेते क्योंकि आपने मार्क्स भी तो लेने हैं कि OH नेगेटिव की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी H प्लस से, तो मेरे पास यहां पे सोल्यूशन आएगा बेसिक। ठीक है। या मैं कहता हूं जब मैं कंसंट्रेशन निकाल रहा हूं तो केस नंबर 4, तो केस नंबर 4 मैं कहता हूं कि मेरे पास H प्लस की जो कंसंट्रेशन है वो क्या है? 10 रेज द पावर -7 से ज्यादा है, 10 रेज द पावर -7 से ग्रेटर है, तो सोल्यूशन होगा एसिडिक। तो केस नंबर 5 में क्या होगा? तो केस नंबर 5 में मैं कहता हूं कि अगर मेरे पास OH नेगेटिव की कंसंट्रेशन कम है, कम है 10 रेज द पावर -7 से, तो सोल्यूशन क्या होगा? बेसिक होगा। देखिए ये इंफॉर्मेशन है कि आप एक बीकर इस तरह का जो है ना वो ले लें। पहले आप कहें कि भाई मेरे पास इसकी वैल्यू 10 रेज द पावर -14 आ रही है, लिहाजा ये न्यूट्रल है, वाटर है, यूनिक सॉल्वेंट है। फिर आपने कहा कि भाई इसमें मैंने कुछ ड्रॉप्स जो है ना वो एसिड के डाल दिए। अब एसिड के जब आप ड्रॉप्स डालेंगे तो ऑब्वियसली आपके पास ये वाली कंसंट्रेशन ज्यादा हो जाएगी। जब ये वाली कंसंट्रेशन आपके पास ज्यादा होगी तो ये आपको रिजल्ट देगा कि आपका सोल्यूशन एसिडिक बन गया है। फिर आपने क्या किया? आप इसमें से जो है ना वो कम तो नहीं कर सकते, अपने ऊपर से कुछ ड्रॉप्स जो है ना वो बेस के डाल दिए। ठीक है, लेकिन इससे ज्यादा डाले हैं ताकि वो इसके जो इफेक्ट है उसको भी न्यूट्रलाइज कर सके और फर्दर फिर जो है ना वो अपना भी उसमें इंपैक्ट क्रिएट कर सके। या अपने न्यूट्रल सॉल्वेंट लिया है और उसमें बेस डाला है तो फिर एक दो ड्रॉप से भी उसकी कंसंट्रेशन OH आयन की कंसंट्रेशन ज्यादा हो जाएगी। ठीक है, तो लिहाजा यहां पे जब इसकी कंसंट्रेशन ज्यादा होगी तो ये सोल्यूशन मेरे पास बेसिक होगा। फिर आपके पास मैथमेटिकल वैल्यू आई। अब आपके पास H प्लस की वैल्यू 10 रेज द पावर -7 से ज्यादा आई, 10 रेज द पावर -7 से ज्यादा आई। सपोज 8 है, 9 है, कुछ इस तरह की वैल्यू आई है। आउट ऑफ द 14 में बात कर रहा हूं, 14 में से सपोज इसकी वैल्यू 9 है तो बेस की वैल्यू 5 हो जाएगी। तो अगर इसकी वैल्यू 9 है तो इट मीन कि ये आपके पास एसिडिक है। और बेस की वैल्यू अगर 10 रेज द पावर -7 से नीचे जा रही है तो फिर वो क्या है? वो हमारे पास बेसिक है। तो इस तरह हम वैल्यूज के हिसाब से एसिड और बेस को एक दूसरे से डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो गाइज इट वाज ऑल अबाउट द वाटर आयनाइजेशन कांस्टेंट के किस तरह वाटर में आयनाइजेशन होती है और फिर हमारे लिए वो यूजफुल किस तरह है। तो हम इस तरीके से जो है ना वो डिफरेंट वैल्यूज को वो कैलकुलेट कर सकते हैं। मैथमेटिकल कैलकुलेशन है, कहीं अगर आगे पीछे हुआ हो तो आप उसको जो है ना वो कवर कर लें। और जब भी आप ये लिखेंगे 10 रेज द पावर -7 और ये वाली वैल्यूज, तो इसके साथ हमेशा ये मोलर है। ठीक है, ये m लगाया करें। ठीक है, ये मोलर में आती है। ठीक है, ये वैल्यू तो ये मोलर है, ये भी मोलर है और ये भी मोलर है। ठीक है, क्योंकि ये कॉन्सेंट्रेशन है हमारे पास, तो इसके साथ आप ये यूनिट लगाया करें। फिर जब आप कांस्टेंट की बात करेंगे तो फिर उसके साथ कोई वैल्यू यूनिट वो नहीं आती। और टेम्परेचर, तो टेम्परेचर को वेरी करने से जो है ना वो आपने देख लिया कि वैल्यूज पे फर्क पड़ता है और पॉजिटिव मतलब फर्क पड़ता है। टेम्परेचर इंक्रीज करने से वो वैल्यूज ऊपर जा रही है, लिहाजा हम कह सकते हैं कि KW इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर। अगर आप टेम्परेचर को इंक्रीज करते हो तो इसकी वैल्यूज जो है ना वो हमारे पास क्या होती है? इंक्रीज होती है। तो गाइस इट वाज ऑल अबाउट द वाटर आयनाइजेशन कांस्टेंट। कहीं पे भी आपको अगर लगता है कोई इशू है तो आप कमेंट्स एरिया में मुझसे पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह मुलाकात होगी नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।